हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इनमें से कौन जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम को हिंदू धर्म का फौलादी ढांचा मानता है? ऑप्शंस दिए गए हैं AR देसाई, वाई सिंह यानी कि योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, नंदूराम। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसने जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का फौलादी ढांचा माना है? फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा AR देसाई। AR देसाई का पूरा नाम है अक्षय कुमार रमणलाल देसाई। अक्षय कुमार रमणलाल देसाई इनका पूरा नाम है और इनकी एक बुक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती है। बुक का नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अपनी इस पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रवाद के उदय की बात की थी। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय की बात की थी। और राष्ट्र को जब AR देसाई परिभाषित करते हैं तो उसकी जो डिफिनेशन है वो कार से प्रभावित होकर की इन्होंने की है। और इन्होंने भारतीय समाज में क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी में जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वर्ग संघर्ष है, उसकी बात की थी। यहाँ पर ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष की किसने बात की है? तो AR देसाई हैं। इसके अलावा इनकी अगर हम कुछ बुक्स देख लेते हैं तो पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया है। एक बुक का नाम क्या है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। सेकेंड बुक है इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट इनकी बुक है और एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपको बताई भी गई है और आपने कई एग्जाम्स में देखा भी होगा, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है। और AR देसाई मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन A राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का गुच्छा कहा है? इनमें से कौन है जिन्होंने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का गुच्छा कहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं मजूमदार, जिन्सबर्ग, हैमिल्टन, रॉस। मजूमदार, जिन्सबर्ग, हैमिल्टन, रॉस ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी PGD के एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर? हैमिल्टन हो जाएगा। हैमिल्टन, ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह समूह जिसका व्यक्ति सामान्यतः सदस्य तो नहीं होता परंतु जिसका सदस्य बनने की वह आकांक्षा रखता है कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्राथमिक समूह, गौड़ समूह, अंतः समूह, संदर्भ समूह। प्राथमिक समूह, गौड़ समूह, अंतः समूह, संदर्भ समूह ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, व्यक्ति ऐसा समूह, इनमें से कौन सा समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता, मेंबर नहीं होता है, पर वह उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है? ठीक है, तो बताइए, कई बार बताया गया है। सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सभी का अलग अलग फोल्डर बना दिया गया है। तो यहाँ पर सोशल ग्रुप जब कंप्लीट कराया गया था तो उसमें रेफरेंस ग्रुप की बात की गई थी। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप यहाँ पर संदर्भ समूह होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि संदर्भ समूह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, संदर्भ समूह की सबसे पहले बात किसने की? तो हाइमन है।
ठीक है, हाइमन है जिन्होंने संदर्भ समूह की रेफरेंस ग्रुप की सबसे पहले बात की थी। लेकिन अगर समाजशास्त्र में पूछा जाता है सोशियोलॉजी में संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप की सबसे पहले किसने बात की है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएंगे। रॉबर्ट किंग मर्टन ने सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की थी। ठीक है, और इन्होंने ही ये कहा था, संदर्भ समूह को परिभाषित करते हुए कहा था कि संदर्भ समूह ऐसा समूह होता है जिसका कि व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता पर सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, और इन्होंने संदर्भ समूह के यानी कि रॉबर्ट किंग मर्टन ने संदर्भ समूह के निर्माण के 2 आधार भी बताए थे, 2 बेस बताए थे जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला जो आधार बताया इन्होंने आकांक्षा बताया है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, एक आकांक्षा हो जाएगा, और जो दूसरा आधार बताया है उन्होंने तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक हीनता। ये 2 बेस हैं, ये 2 आधार हैं जिनके आधार पर रेफरेंस ग्रुप का निर्माण व्यक्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस विद्वान का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता यानी एनोमी को जन्म देती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मर्टन तथा दुर्खीम, मैकेबर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, गिलिन एंड गिलिन। इनमें से किसका कहना है कि कई बार जो सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो खुद सोसाइटी में ही एनोमी को जन्म देती है, बताइए। और ये नेट के एग्जाम में कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। क्या होगा यहाँ पर, 4th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मर्टन एंड दुर्खीम होगा। ठीक है, मर्टन एंड दुर्खीम होगा। देखिए, एनोमी के कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, यानी जो नियमहीनता है ना, इसकी अवधारणा की बात की जाए तो ये जो मूल अवधारणा है वो दुर्खीम ने दी है। ठीक है, लेकिन मर्टन ने भी इसे व्यवस्थित तरीके से और विस्तृत तरीके से बात की है। दुर्खीम की ये मूल अवधारणा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और मर्टन का कई तरीके से इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि सामाजिक संरचना में ही विचलन के गुण छिपे होते हैं, ऐसा किसका कहना है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन ही दिया गया है, सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता को जन्म देती है। इस तरीके से स्टेटमेंट इस तरीके से भी आता है कि सामाजिक संरचना में ही विचलन के गुण छिपे रहते हैं, ये किसका कहना है, तो मर्टन ने ही ये कहा है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही है ये बताया है। इनमें से किसका तर्क है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसका जो पार्ट होता है सोशल स्ट्रक्चर का, वो मनुष्य है, व्यक्ति है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मैकेबर एंड पेज, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, कोजर एंड रोजनबर्ग। ठीक है, मैकेबर एंड पेज, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, कोजर एंड रोजनबर्ग ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचना के भाग या जो अंग है सामाजिक संरचना को, इसमें से किसने व्यक्ति को माना है सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट, बताइए राइट क्या होगा यहाँ पर, रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तियों के बीच में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है, उन संबंधों को ही संरचना का इन्होंने भाग माना था रेडक्लिफ ब्राउन ने। और रेडक्लिफ ब्राउन ने 2 संरचना के प्रकार बताए, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि जो इन्होंने स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर के टाइप्स बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो है वास्तविक संरचना और दूसरा है समान संरचना। ठीक है, वास्तविक संरचना, वास्तविक सामाजिक संरचना, और दूसरा है सामान्य सामाजिक संरचना। तो ये 2 इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, सामाजिक संरचना के इन 2 प्रकार की बात किसने की, या सामाजिक संरचना को इन 2 तरीके से वर्गीकृत किसने किया है, तो रेडक्लिफ ब्राउन है। अब रेडक्लिफ ब्राउन की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात की जाए तो देखिए, बुक्स कई सारी होती है, लेकिन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत केवल उन्हीं को होती है, उन बुक्स को जिसमें किसी समाजशास्त्री ने कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर इनकी एक जो बुक है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, एक बुक का नाम क्या है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। और इन्होंने अपनी इस बुक में जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, सामाजिक संरचना, उसकी बात की है। ठीक है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज में इन्होंने संरचना स्ट्रक्चर की बात की है। कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किसी समाजशास्त्री ने कोई जो अवधारणा दी हुई है उस अवधारणा को किस पुस्तक में बात की, किस बुक में उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। सेकंड जो इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है वो उसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये इनकी सेकंड बुक हो जाएगी। और इस बुक में उन्होंने फंक्शनलिज्म की बात की है। ठीक है, प्रकारवाद की बात की है। और एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ठीक है, कुछ थिंकर्स हैं जिन्हें पहले ही कई बार पहले ही क्लासेस ली जा चुकी हैं, उन्हें कंप्लीट कराया गया है। जैसे कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक आता है स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरेशन, है ना, स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचना, प्रकारवाद, संरचनात्मक प्रकारवाद, संरचनाकरण या संरचनावाद, इस तरीके से आपके सिलेबस में है टॉपिक। तो इससे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं जिसमें कि लाइक स्पेंसर, दुर्खीम, मेलानोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, नाडेल, है ना, और एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस का शायद में भी अलग से फोल्डर बना हुआ है अन्य समाजशास्त्रियों के साथ, तो या फिर इसी में ही कंप्लीट कराया गया है। तो इस तरीके से फोल्डर बना हुआ है, क्लास जो ली गई थी संरचना प्रकारवाद, संरचनात्मक प्रकारवाद, तो उसमें इन समाजशास्त्रियों ने जो संरचना या संरचनात्मक प्रकारवाद या जो फंक्शनलिज्म है उससे रिलेटेड इन्होंने अपने सिद्धांतों में किन बातों को रखा है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या थियरीज रही हैं, उनको कंप्लीट कराया गया है काफ़ी डिटेलिंग में। प्लस इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के एमसीक्यूज़ बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ में ही अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को उन क्लासेस में कंप्लीट कराया गया था। तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को फोल्डर मिल जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पर सब एक ही फोल्डर में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक अंतःक्रियाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध संगठित अंतःक्रियाशील संबंधों का समूह है जिसे कहते हैं। अब इनमें से किसे हम इसे क्या कहेंगे, सामाजिक संगठन कहेंगे, सामाजिक समूह कहेंगे, सामाजिक व्यवस्था या फिर सामाजिक क्रिया। सामाजिक अंतःक्रियाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध संगठित अंतःक्रियाशील संबंधों का समूह कोई है, इस समूह को क्या कहेंगे? सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, सोशल ग्रुप कहेंगे, सोशल सिस्टम या फिर सोशल एक्शन। सामाजिक अंतरक्रियाओं का व्यवस्थित क्रमबद्ध संगठित अंतरक्रियाशील संबंधों का कोई समूह है जिसे हम क्या कहते हैं, सोशल सिस्टम कहते हैं। सोशल सिस्टम। अब देखिए टॉलकट पार्सन्स हैं जिनका कि सोशियोलॉजी में 3 मेन कंट्रीब्यूशन रहा है, 3 मुख्य योगदान रहा है समाजशास्त्र में, हम कह सकते हैं। एक तो इनका खुद सोशल सिस्टम के बारे में जो विचार रहा है, ठीक है, जो इन्होंने सोशल सिस्टम की थ्योरी दी है वो। सेकंड जो इनका रहा है वो सोशल एक्शन से रिलेटेड है, सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया। एंड थर्ड जो रहा है वो फंक्शनलिज्म से रहा है, प्रकारवाद से रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं टॉलकट पार्सन्स के, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है? इनमें से जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उसके जनक कौन है? ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है इनमें से? ऑप्शंस हैं बर्गल, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, एससी दुबे। बर्गल, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट रेडफील्ड, एससी दुबे। बताइए। रूरल सोशियोलॉजी के फादर जनक की बात हो रही है, तो यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए सोसाइटी के जितने टाइप्स होते हैं जिसमें कि ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है, जनजातीय समाज, साथ में रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज,
अर्बन सोसाइटी नगरीय समाज और पीजेंट सोसाइटी यानी कृषक समाज। इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया गया है और इन सभी जो टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी के अलग अलग फोल्डर्स बना दिए गए हैं। उन सभी फोल्डर्स में उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस जितनी भी क्लासेस ली गई हैं उनको वहाँ पर रखा गया है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप टॉपिक वाइज फोल्डर को नाम देख कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। अब रॉबर्ट रेडफील्ड जो कि ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक है, अब इन्होंने जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जो इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि पहली है कृषक समाज। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। एक है इनका कॉन्सेप्ट लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय। ठीक है, लघु समुदाय। अब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं आप लोगों को, जैसा कि पहले भी कई बार बताया गया है। लघु समुदाय की कौन सी विशेषता है? लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, है ना, ये 4 विशेषताएं हैं लिटिल कम्युनिटी की। एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि लघु समुदाय की किन विशेषताओं की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है या किन विशेषताओं की बात नहीं की है, या फिर लघु समुदाय की इन विशेषताओं की बात किसने की है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है किसने लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन कहा है, या पालने से लेकर के मृत्यु तक का प्रबंधन किसने कहा है, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ठीक है, तो एक तो इनका कृषक समाज हो गया, लघु समुदाय ये दूसरी अवधारणा हो गई। तीसरी हो जाएगी लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा। ठीक है, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा, इन 2 परंपराओं की इन्होंने बात की। चौथा कॉन्सेप्ट इनका लोक समाज का है, फोक सोसाइटी का है। ठीक है, और जो 5वां कॉन्सेप्ट है वो फोक कल्चर का है, लोक संस्कृति का है। तो ये कुछ जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, अवधारणाएं, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। बुक्स दी गई हैं, विलेज से रिलेटेड है, गांव से। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। रूरल प्रोफाइल DN मजूमदार, इंडियन विलेज SC दुबे, विलेज इंडिया मैकम मेरिट, इंडियाज विलेज मिल्टन सेंगर। बताइए यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, कई बार लोगों का क्वेश्चन को पढ़ते वक्त समझते वक्त गलती हो जाती है और फिर गलत प्रश्न को समझ करके आंसर टिक कर देते हैं वो लोग। तो यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है कौन सा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बुक्स जो दी गई हैं। देखिए सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इनको पहले ही कंप्लीट कराया गया है, इनका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। जितनी भी सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें कंप्लीट कराया गया है। आप लोग थोड़ी थोड़ी करके याद कर लीजिएगा। बुक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ बट क्या कर सकते हैं, बुक्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, याद तो करना ही पड़ेगा। तो डेली आप लोग 5-5, 6-6 करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत पूछा गया है कौन सी है, तो इंडियाज़ विलेज हो जाएगा। ठीक है, इंडियाज़ विलेज हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इंडियाज़ विलेजेस ये है किसकी बुक, बताइए किसकी है बुक, ये इंडियाज़ विलेजेस किसकी हो जाएगी बुक, MN श्रीनिवास की है। ठीक है, MN श्रीनिवास की है। इंडियाज़ विलेजेस के अलावा अगर और बुक्स की बात की जाए इनकी, तो जैसे कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, MN श्रीनिवास ने अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा किस पुस्तक में दी थी। ठीक है, अपने किस बुक में MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, जो संस्कृताइजेशन है, जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किस बुक में दिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो एक बुक इनकी जो कि इंडियाज़ विलेजेस है, उसके अलावा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज है। ठीक है, नेक्स्ट बुक जो है वो है द रिमेंबर्ड विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज है। फिर एक बुक आती है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ये हो जाएगी। फिर एक बुक आती है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज। ठीक है, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज हो जाएगी। फिर एक आती है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी MN श्रीनिवास की, और आपको एक बुक का नाम बताना है जिसमें कि उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, तो इसे ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम नगरीय पारिस्थितिकी सिद्धांत प्रतिपादित किया। इंपॉर्टेंट है, किसने सर्वप्रथम सबसे पहले नगरीय पारिस्थितिकी सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बर्गेल, रॉबर्ट पार्क, बर्गेस, लुइसवर्थ। बताइए
सबसे पहले पूछा जा रहा है, नगरीय पारिस्थितिकी सिद्धांत किसने दिया? बर्गल, रॉबर्ट पार, बर्गेस, लुईवर्थ ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9th का, बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बर्गस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, यह कहना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मैक्स वेबर, एलेक्स एंकल्स, बर्गल, एडी रॉस। मैक्स वेबर, एलेक्स एंकल्स, बर्गल, एडी रॉस ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, यह किसका कहना है? किसने कहा है समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन कर रहा है? मैक्स वेबर, एलेक्स एंकल्स, बर्गल, एडी रॉस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा, एलेक्स एंकल्स। ठीक है, एलेक्स एंकल्स ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, कई बार आपने एग्जाम्स में देखा होगा, पूछी गई है व्हाट इज सोशियोलॉजी। ठीक है, अब इनका ही ये मानना था कि जो समाजशास्त्र है, जो परिवर्तनशील समाज है, समाज चूँकि स्थिर अवधारणा नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है, वो परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। और चूँकि समाज जो है वो परिवर्तनशील है, इसलिए इसके अध्ययन की ना तो कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसकी कोई निश्चित विषय वस्तु बताई जा सकती है कि समाजशास्त्र की ये निश्चित विषय वस्तु है या इसकी ये कोई अध्ययन करने की, इसकी समाजशास्त्र की ये कोई निर्धारित सीमा है। ठीक है, तो एलेक्स एंकल्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम व्हाट इज सोशियोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने अपनी डैश पुस्तक बुक का नाम बताना है जिसमें समाज और साव्यव में समानता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किया। समाज और साव्यव में समानता स्थापित करके जो सामाजिक उद्विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है। अब इनमें से जो बुक्स दी गई हैं उन्हें भी देख लेते हैं। बुक्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, माइंड एंड सोसाइटी, अ स्टोरी ऑफ हिस्ट्री, अ स्टोरी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें से बताइए कौन सी स्पेंसर की बुक है जिसमें कि उन्होंने जो सामाजिक उद्विकास का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो दी हुई है। स्पेंसर, जिन्हें कि सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, संरचना की इन्होंने बात की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी होगा। और इसके अलावा इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि सोशल स्टैटिक्स, एक बुक का नाम क्या आता है, सोशल स्टैटिक्स है। सेकंड जो बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगी। थर्ड है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी है। फिर एक बुक आती है प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है, इस तरीके से कई बार आप लोगों को बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, ये भी इनका कहना था। समाज के दो प्रकार भी बताए थे इन्होंने, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है, छोर का एक गांव नामक पुस्तक से संबंधित है। बुक का नाम क्या है, छोर का एक गांव। ठीक है, कई बार हिंदी में भी बुक इस तरीके से पूछ लेते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं डी.एन. मजूमदार, क्रोबर, मैकिम मेरियट, एम.एन. श्रीनिवास। डी.एन. मजूमदार, क्रोबर, मैकिम मेरियट, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस हैं। छोर का एक गांव बुक का नाम है, बताना है किसने बुक ये दी है, किसकी है ये बुक। क्या होगा यहाँ पर सही,
ऑप्शन ए है डी एन मजूमदार। ठीक है, डी एन मजूमदार ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने हो जनजाति पर अध्ययन किया था। ठीक है, हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग स्थिरीकरण की चर्चा की है। इनमें से कौन सा एक कथन शामिल नहीं है? जो वर्ग स्थिरीकरण की बात की है उनमें से 3 जो हैं वो, इसमें से ऑप्शंस जो 4 दिए गए हैं उनमें से एक कौन सा नहीं है वो बताना है। आर्थिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग। क्या होगा यहाँ पर? किसकी बात इन्होंने नहीं की है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में वीडियो का फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जो स्त्रीकरण है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है या अवधारणा हम कह लें। ये हर समाज में देखने को मिलती है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। क्या होगा यहाँ पर सही? सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास की इन्होंने बात नहीं की है, सामाजिक वर्ग की बात इन्होंने नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल क्लास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो सामाजिक स्त्रीकरण है या वर्ग स्त्रीकरण की अगर हम बात करें तो जो वेबर हैं उन्होंने भी सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार दिए थे। 3 आधारों की बात की थी वेबर ने। एक तो आर्थिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग दूसरा हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक वर्ग। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक वर्ग, इन 3 वर्ग की बात वेबर ने की थी। और वेबर अगर सोरोकिन की बात अगर कर ली जाए तो इनके जो विचार रहे हैं उन्हें बहुपक्षीय या बहुस्तरीय या त्रिस्तरीय मॉडल भी कहा जाता है। इनके इन विचारों को लेकर, इनका जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लेकर के जो उन्होंने आधार की बात की है 3, तो उस आधार पर इनका जो विचार रहे हैं इनको बहुपक्षीय या बहुस्तरीय या त्रिस्तरीय मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, वर्ग स्त्रीकरण का त्रिआयामिक मॉडल किसने दिया है या त्रिस्तरीय मॉडल वर्ग स्त्रीकरण का किसका है ना? तो मैक्स वेबर ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है, सहकष्टी प्रथा किन जनजाति में पाई जाती है? इनमें से किस जनजाति में सहकष्टी प्रथा पाई जाती है? ऑप्शंस हैं टोडा जनजाति, कोरबा जनजाति, खासी जनजाति। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। टोडा, कोरबा, खासी जनजाति दी गई हैं या फिर ये सभी, इन सभी जनजातियों में सहकष्टी प्रथा पाई जाती है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? सहकष्टी प्रथा जिसे कुवैत प्रथा भी कहा जाता है। इसमें जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो जिन निषेधों का पालन वाइफ करती है, ठीक वैसे ही उन्हीं सब चीज़ों का जो निषेध होता है वो हस्बैंड को भी करना पड़ता है। तो उसी को ही सहकष्टी प्रथा या कुवैत प्रथा कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी जनजातियों में ये प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जाति अवधारणा की व्यवस्थित रूप से आलोचना किसने प्रस्तुत की है? अब डोमिनेंट कास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है। ठीक है, याद आ रहा है, एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट। वैसे तो एम.एन. श्रीनिवास की कई सारी अवधारणाएं हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आती है संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की अवधारणा। उसके अलावा एक है डोमिनेंट कास्ट, प्रभु जाति या प्रभुत्व जाति। फिर उसके बाद पश्चिमीकरण हो गई, आधुनिकीकरण की अवधारणा है ना, धन निरपेक्षीकरण की अवधारणा। ये सारी अवधारणाएं एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। लेकिन जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो संस्कृतिकरण की अवधारणा और जो प्रभुत्व जाति या जिसे प्रभु जाति हम कहते हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इन दोनों ही टॉपिक्स को, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग क्लास ली गई थी इन दोनों ही टॉपिक पर, और इनका प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। वहाँ पर आपको दोनों ही वीडियो के जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे।
तो आपको इन दोनों ही टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है। वहाँ पर काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है और अन्य समाजशास्त्रियों के क्या विचार रहे हैं उनको, उनके बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पर प्रबुद्ध जाति की अवधारणा की बात हो रही है, किसने आलोचना की है। ऑप्शंस में है बी आर चौहान, टी के उमन, एस सी दुबे या फिर उपयुक्त सभी। बी आर चौहान, टी के उमन, एस सी दुबे या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, राइट क्या होगा, किसने आलोचना की थी डोमिनेंट कास्ट की, एस.सी. दुबे ने की थी, ठीक है, श्यामाचरण दुबे ने की थी। और इन्होंने कहा था प्रभुत्व जाति, कोई जाति प्रभुत्व हो सकती है, इसका निर्धारण ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता क्योंकि संपूर्ण जाति में एकता का अभाव हो सकता है, ये इन्होंने कहा था। और साथ में उसकी आलोचना भी की थी एम.एन. श्रीनिवास के इस कॉन्सेप्ट की। और आलोचना के बाद उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि प्रभुत्व व्यक्ति हो सकता है, प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, श्यामाचरण दुबे। और श्यामाचरण दुबे की बात की जाए तो इनका जो प्रभुत्व व्यक्ति की तो अवधारणा है ही, इन्होंने बहुल परंपरा का सिद्धांत भी दिया हुआ था, 6 तरह की परंपराएं भी बात की थी इन्होंने। और इनके अगर हम कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स के बारे में बात कर लें तो जैसे कि द कमार है ना, कमार जनजाति पर इनका अध्ययन भी रहा है और उसी के नाम से इनकी बुक भी है द कमार। फिर इसके अलावा इनकी जो बुक है जैसे कि इंडियन विलेज है, ठीक है, एक बुक का नाम क्या है, इंडियन विलेज है। फिर एक बुक आती है इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस, एक फिर कौन सी बुक आ जाएगी, इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस। फिर आती है एक इंडियन सोसाइटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इन्हें याद रखिएगा। एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे की है। शामीर पेड़ पर इनका अध्ययन रहा है, फील्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है। जाति को, कास्ट को बंद वर्ग के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शंस हैं आर के मुखर्जी, डी पी मुखर्जी, डी एन मजूमदार, ए आर देसाई। आर के मुखर्जी, डी पी मुखर्जी, डी एन मजूमदार, ए आर देसाई ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, राइट क्या होगा, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है, डी एन मजूमदार ने। डी एन मजूमदार, हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है। न्यासिता परिवार की बात किसने की है, ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉल सी जिमरमैन, जी पी मर्डॉक, जे आर लेस्ली, एम के गांधी। कॉल सी जिमरमैन, जी पी मर्डॉक, जे आर लेस्ली, एम के गांधी ऑप्शंस दिए गए हैं। न्यासिता परिवार की बात किसने की है, ट्रस्टीशिप फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए फैमिली टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, ठीक है, फैमिली टॉपिक को पहले कंप्लीट कराया जा चुका है, अभी जल्दी कराया गया है। तो फैमिली है क्या, इसमें ज्वाइंट फैमिली प्लस समाजशास्त्रियों ने कितने प्रकार बताए हैं परिवार के, वो कौन कौन से हैं, परिवार के फंक्शंस किन प्रकार की बात इन्होंने की है, ये भी बताया गया है और काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है, ठीक है। तो उसे भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो वहाँ पर ट्रस्टीशिप फैमिली की, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रस्टीशिप फैमिली की बात किसने की है, कुछ याद आ रहा है बताइए। आप लोगों का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी क्लासेस ली जा चुकी हैं या आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, तो उन सभी का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप देखते चले जा रहे हैं, है ना, और पीछे का सब भूलते चले जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का। क्या होगा, ट्रस्टीशिप फैमिली की बात किसने की है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉल सी जिमरमैन। कॉल सी जिमरमैन ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए थे, ठीक है, परिवार के 3 प्रकार बताए थे। एक तो हो जाएगा न्यासिता परिवार या न्यासधारी परिवार, दूसरा हो जाएगा गृहस्थ परिवार और तीसरा हो जाएगा आणविक परिवार, ठीक है। काफ़ी डिटेलिंग में बताया था इन परिवारों के बारे में कि क्या होता है, क्या कहा जाता है या दूसरे इनके नाम क्या है।
ठीक है, तो इन्हें कंप्लीट कराया गया है, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों से जितनी भी वीडियोस के बारे में बात की जाती है या ये जिन भी टॉपिक्स के बारे में बोला जाता है देखने को आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर देख लिया करिए। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है। पीएच कोलेंडा ने तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के नीचे दिए गए जो प्रकार हैं किसकी बात उन्होंने नहीं की है। देख लेते हैं कौन कौन से परिवार दिए गए हैं। एक व्यक्ति परिवार, उप एकाकी परिवार, किशोर परिवार, अनुपूरक उप एकाकी परिवार या फिर एकल परिवार। क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसकी बात नहीं की। अच्छा, अभी किसी का कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि आप जितने जो फैक्ट्स बताती हैं उन्हें लिख भी दिया करिए। देखिए, आप लोगों से कई बार पहले भी बताया जा चुका है कि मेरे पास कोई टीम नहीं है, कि कोई टीम जो वर्कर्स हैं वो पीपीटी बना रहे हैं, सब फैक्ट्स जो हैं उनको लिख रहे हैं, मुझे सिर्फ क्लास लेनी होती, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे अकेले करना पड़ता है, पीपीटी भी बनानी पड़ती है, क्वेश्चंस को सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है कई सारी बुक्स से, ठीक है, सर्च करना पड़ता है, टाइपिंग करनी पड़ती है, पीपीटी खुद बनानी पड़ती है, थंबनेल, वीडियो, ठीक है। ये जो क्लासेस हो रही है, फैक्ट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड जो ढूंढना पड़ता है बुक्स को, कोई एक तो बुक होती नहीं है, आप लोग भी पढ़ते हैं तो कोई एक तो बुक ऐसी आप लोगों को मिली नहीं होगी जहाँ पर सारे फैक्ट्स आपको एक ही बुक में मिल जाते हों, है ना। तो ऐसा नहीं है, कई सारी बुक्स को पढ़ने के बाद ही जो आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं। तो किसी ने कहा था कि उसमें जो आप फैक्ट्स बताते हैं उन्हें उस वीडियो में, मतलब कि जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना, क्वेश्चन लिखा है तो वो फैक्ट्स भी आप लिख दिया करिए। तो चूँकि देखिए यहाँ पर फ्री क्लासेस हो रही हैं, आप भी जानते हैं पेड क्लासेस लेने पर कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, और उसमें भी इतना फैक्ट्स नहीं बताया जाता है डिटेलिंग में जितना आपको यहाँ पर फ्री बताया जा रहा है। ठीक है, यहीं पर अगर आपको पेड क्लासेस लेना पड़े तो आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि उसे लिख लीजिए। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इन सभी फैक्ट्स को भी लिखा जा सके। ठीक है, काफ़ी बताते हैं, पता है मुझे। किसी ने ये भी कहा था कि कंफ्यूज करते हैं, है ना, या आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बता देती है, इतना मत बताया करिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, सब बोलते हैं। लेकिन पढ़ने वालों को प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे पता है, उन्हें पढ़ाई मटेरियल से मतलब होता है ना। तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, जो बता रहे हैं उसे आप लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, बताइए किस परिवार की बात इन्होंने, कोलेंडा ने नहीं की है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 18th का यहाँ पर राइट क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। एक सेकेंड, यानी कि ये सी हो जाएगा आपका, है ना, और ये हो जाएगा ई। ऑप्शन डी यहाँ पर किशोर परिवार और एकल परिवार की इन्होंने बात नहीं की है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ये हो जाएगा ए, ये बी, ये डी। ठीक है, तो किशोर परिवार और एकल परिवार की इन्होंने बात नहीं की है। नेक्स्ट है, या इन्हें ये नंबर्स में देख लेते हैं, ऑप्शंस में ये 1 या 2 समझ में आ गया है ना, ये 1, ये 4, 2, 4, 3, 5। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मातृस्थानीय व पितृस्थानीय परिवार का वर्णन किसने किया है। इनमें से किसने सबसे पहले मातृस्थानीय व पितृस्थानीय परिवार का वर्णन किया है। ऑप्शंस है मॉर्गन, जीपी मर्डॉक, आईपी देसाई, एमएस गोरे। मॉर्गन, जीपी मर्डॉक, आईपी देसाई, एमएस गोरे ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, राइट क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले किसने बात की हुई है मातृस्थानीय और पितृस्थानीय परिवार की, जीपी मर्डॉक। ठीक है, जीपी मर्डॉक हैं जिन्होंने सबसे पहले परिवार जो पितृस्थानीय और जो मातृस्थानीय परिवार है इसकी इन्होंने बात कही हुई है। ठीक है, जीपी मर्डॉक जिन्होंने परिवार को सार्वभौमिक संस्था बताया था, याद आ रहा है आप लोगों को, सोशल स्ट्रक्चर अपने पुस्तक में इन्होंने बताया था। 200 समाजों का अध्ययन किया था और उन सभी समाजों में 250 समाजों में ये पाया था कि
परिवार नाम की जो संस्था है वो उन समाजों में इन्होंने पाई और इसी आधार पर इन्होंने परिवार को सार्वभौमिक संस्था माना था। और जो परिवार का जो क्लासिफिकेशन किया था, अभी जो कल वाली क्लास हुई थी उसमें भी बताया गया था कि जो परिवार का जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, जो उसके आधार बताए थे, वो निवास था, वंशक्रम था, विवाह था, सत्ता था, आकार था, नातेदारी थी, उत्तराधिकार था। इन सभी आधार पर उन्होंने परिवार का वर्गीकरण किया था, परिवार का क्लासिफिकेशन किया था। कई सारे परिवार की बात की थी, आपको याद आना चाहिए, कल बताया था, जैसा कि पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, मातृ पितृ स्थानीय परिवार, फिर नव स्थानीय परिवार की बात की, मामा स्थानीय परिवार की बात की, उभयवाही परिवार की बात की थी, मूल स्थानिक परिवार की बात की थी, पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, द्विनामीय परिवार, एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, पितृ सत्तात्मक परिवार, मातृ सत्तात्मक परिवार, है ना, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, इन सभी की बात इन्होंने कही थी। ठीक है, विवाह संबंधी, रक्त संबंधी परिवार, संतानात्मक परिवार, इन सभी परिवारों की इन्होंने बात की थी। और यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे पहले, तो याद रखिएगा जीपी मर्डॉक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिवार को सर्वप्रथम नाभिकीय परिवार एवं मिश्रित परिवार में किसने वर्गीकृत किया है। परिवार की जो दो प्रकार हैं, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार, किसने बात की है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मर्डॉक, लिंटन, लिप्ले, यंग एंड विलमोट। मर्डॉक, लिंटन, लिप्ले, यंग एंड विलमोट ऑप्शंस हैं। राइट क्या हो जाएगा, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार की बात इनमें से किसने कही है, किसने की है। राइट क्या हो जाएगा, बताइए। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार की बात किसने की है इनमें से। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसने की है बताइए। फैमिली टॉपिक को जब कंप्लीट कराया जा रहा था तो वहाँ पर ये बताया जा रहा था काफ़ी डिटेलिंग में। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा मर्डॉक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित परिवार की बात किसने की है, मर्डॉक ने की है। ठीक है, मर्डॉक ने की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मद्रास की शाना जाति पर अध्ययन किया है। मद्रास की शाना जाति पर अध्ययन किसने किया है। ऑप्शंस हैं, विलियम एफ रोव, लॉयड रुडोल्फ, एफ जी बेली, ओवेन लिच। विलियम एफ रोव, लॉयड रुडोल्फ, एफ जी बेली, ओवेन लिच ऑप्शंस है। मद्रास की शाना जाति पर अध्ययन किसका रहा है। बताइए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, लॉयड रुडोल्फ होगा। ठीक है, लॉयड रुडोल्फ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जाति को एक क्रियापुंज माना। इनमें से कौन है जिन्होंने जाति को एक क्रियापुंज माना है, किसका तर्क है जाति एक क्रियापुंज है। ऑप्शन है, मोरिस जिन्सबर्ग, एड्रिन मायर, आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास। मोरिस जोन्स, एड्रिन मायर, आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास ऑप्शंस हैं। जाति एक क्रियापुंज है, किसका कहना है। एड्रिन मायर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने परिवार व्यवस्था में सहयोग मूलक संघर्ष की चर्चा की है। परिवार व्यवस्था में सहयोग मूलक संघर्ष की चर्चा इनमें से किसने की है। ऑप्शंस हैं, अमृत सेन, आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह। अमृत सेन, आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर, राइट क्या होगा यहाँ पर,
बताइए। 23 का यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? अमृत सेन। अमृत सेन ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि वर्तमान में जाति राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है? वर्तमान में जो जाति है वह राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने का एक सबसे प्रभावशाली माध्यम है, जरिया है। ऑप्शन है मोरिस जोन्स, एड्रिन मायर, अनिल भट्ट, एस सी दुबे। मोरिस जोन्स, एड्रिन मायर, अनिल भट्ट, एस सी दुबे ऑप्शंस दिए गए हैं। वर्तमान समय में जो जाति व्यवस्था है, जाति है, वह पॉलिटिकल पावर को प्राप्त करने का सबसे एक प्रभावशाली या सबसे महत्वपूर्ण एक माध्यम है, जरिया है। किसका कहना है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? एड्रिन मायर। ठीक है, एड्रिन मायर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अधिनियम अंतर जाति विवाह की मान्यता प्रदान करता है? इनमें से कौन सा एक अधिनियम है जो कि अंतर जातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इनमें से कौन सा अधिनियम अंतर जाति विवाह की मान्यता देता है? बताइए क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा यहाँ पर? कौन सा अधिनियम होगा? क्या हो जाएगा? विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम हो जाएगा 1954। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सोरोरेट विवाह है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। बहन भाई के बीच में विवाह, मौसी की लड़की के साथ विवाह, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच में विवाह, या फिर बुआ की लड़की के साथ विवाह। सोरोरेट विवाह किनके बीच होता है या कैसा विवाह है? बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा, यानी कि जो हस्बैंड है, व्यक्ति है, उसकी जो पत्नी है उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो अपनी जो वाइफ है उसकी साली के साथ उसका जो विवाह होता है वो सोरोरेट विवाह कहलाता है। ठीक है। लेवरेट विवाह में क्या होता था, जो कि पितृवंशी समाजों की विशेषता थी। पितृवंशी समाजों में ये विवाह या ये जो लेवरेट प्रथा है वो पाई जाती थी। उसमें क्या था कि जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी है ना, विधवा जो स्त्री है ना, उसके पति की जो डेथ हो चुकी है, तो जो वो विधवा है, स्त्री है, उसका जो विवाह है अब उसके मृत पति के भाई के साथ करा दिया जाता था, तो वो लेवरेट प्रथा थी। अब ये जो विवाह है अगर उसके मृत पति के बड़े भाई के साथ उसकी शादी हो रही है तो ये विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाता था। अगर जो भाई है वो छोटा है, छोटे भाई के साथ उसका विवाह हो रहा है तो ये देवर विवाह कहलाता था। ठीक है, याद आया? यहाँ पर सोरोरेट में क्या है, पत्नी की डेथ हो चुकी है, पत्नी की जो बहन है, साली जिसे कहते हैं, उसके साथ विवाह हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है यह जीवन प्रयत्न चलती है, यह निरंतर चलती है, यह अपने समाजों के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों को आंतरिकृत करने की प्रक्रिया है, यह एक गतिहीन अवधारणा है। समाजीकरण की विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा यहाँ पर सही? राइट होगा, यह गतिहीन अवधारणा है। गतिहीन नहीं है, गतिशील होगी, जीवन प्रयत्न चलती रहती है। ठीक है, बाल्यावस्था से जो किशोरावस्था की तक की जो अवस्था है उसमें महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया मानी जाती है समाजीकरण की।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी तरह का शिक्षण सीखना ही समाजीकरण की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि जो समाज के द्वारा जो स्वीकृत या समाज के द्वारा जो मान्य व्यवहार हैं उनको सीखना ही सोशलाइजेशन कहलाता है ना। ये सभी आपको बताया गया था। और यहाँ पर G.H. मीड यानी जॉर्ज हर्बर्ट मीड का क्या कहना था कि जो सेल्फ डेवलपमेंट है, जो व्यक्ति का स्व का विकास है, सेल्फ का जो डेवलपमेंट है, सेल्फ का जो विकास है, उसको ही उन्होंने समाजीकरण कहा है, सोशलाइजेशन कहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मीड ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार को महत्व देते हुए मानव व्यक्तित्व की नर्सरी कहा है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें परिवार को महत्व देते हुए मानव व्यक्तित्व की नर्सरी कहा है। इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं C.H. कूले, फ्रायड, पार्सन्स, फ्रेजर। C.H. कूले, फ्रायड, पार्सन्स, फ्रेजर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? C.H. कूले हो जाएगा। ठीक है, C.H. कूले हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से दमनात्मक समाजीकरण को माता पिता केंद्रित समाजीकरण किसने कहा है। ऑप्शंस हैं दुर्खीम, ब्रूम एंड सेल्जनिक, कार्ल मार्क्स, कूले। दुर्खीम, ब्रूम एंड सेल्जनिक, कार्ल मार्क्स, कूले ऑप्शंस दिए गए हैं। दमनात्मक समाजीकरण को माता पिता केंद्रित समाजीकरण किसने कहा है। देखिए, सोशलाइजेशन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं कौन सी हैं। चलिए देख लेते हैं। दो या अधिक व्यक्तियों की शारीरिक रूप से उपस्थिति, दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतरक्रिया, संबंध का निश्चित प्रतिमान, समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता। यहाँ पर समूह की मूलभूत विशेषताएं पूछी जा रही हैं, कौन सी हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रिया, संबंधों का एक निश्चित प्रतिमान, और संबंध जो समूह है, ग्रुप है, उनके जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के प्रति जागरूक हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड सोशल ग्रुप की बात की जाए तो आप लोगों को पहले ही बताया गया है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट थी, अवधारणा थी, वो C.H. कूले ने दी थी अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। इन्होंने क्या कहा था, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जिनके बीच में आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं उन्हें हम सामाजिक समूह कहते हैं, प्राथमिक समूह कहते हैं। और प्राइमरी ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए थे वो परिवार, पड़ोस और मित्र समूह, जो फ्रेंड ग्रुप है उसको बताया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, ये जो प्राइमरी ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसने दिए हैं, परिवार, पड़ोस, मित्र जो समूह है उसकी बात किसने की है, तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा है कि प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है। प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है, इनमें से किसने कहा। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंच बुआस, आर्नोल्ड ग्रीन, D.N. मजूमदार, जिन्सबर्ग। फ्रेंच बुआस, आर्नोल्ड ग्रीन, D.N. मजूमदार, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? क्या होगा यहाँ पर सही? किसने प्रजाति को एक वृहद जैविकीय मानव समूह कहा है? राइट आंसर आर्नोल्ड ग्रीन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समूह का वर्गीकरण एकल बंधन समूह व बहुबंधन समूह में किसने किया। ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, किंग्सले डेविस, सोरोकिन, R.K. मर्टन। एंथोनी गिडेंस,
किंग्सले डेविस, सोरोकिन, आरके मर्टन ऑप्शंस हैं। समूह का वर्गीकरण एकल बंधन समूह व बहुबंधन समूह में इनमें से किसने किया है? ग्रुप वाला आप लोगों ने क्लास की होगी सोशल ग्रुप की, तो आपको पता होगा सोरोकिन। ठीक है, सोरोकिन ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। किस समाजशास्त्री ने समूह निर्धारण के 26 आधार बताए? ग्रीन, मर्टन, गिटलर, कूले। ग्रीन, मर्टन, गिटलर, कूले ऑप्शंस दिए गए हैं। समूह निर्धारण के 26 आधार इनमें से किसने बताए हैं? तो ये मर्टन होगा यहाँ पर। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अर्ध समूह व आभासी समूह की अवधारणा किसने दी है? अर्ध समूह या आभासी समूह की अवधारणा किसकी है? ऑप्शंस है कूले, डेविस, बोटोमोर, जॉनसन। बताइए, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, कई बार बताया गया है आपको, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। अर्ध समूह व आभासी समूह की अवधारणा किसने दी? देखिए, बहुत लोगों ने कहा है नेट की क्लासेस लेने के लिए, यूपी पीजीटी की क्लासेस लेने के लिए, ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। देखिए, अब चूंकि आप लोगों को अभी भी बताया गया, पहले भी बताया गया है, मुझे ही सब अकेले करना पड़ता है। क्लास तो हम सबकी ही ले लें, ठीक है, लेकिन अकेले खुद मैनेज करना पड़ता है, तो आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते एक क्लास करने में, लेने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, काफ़ी समय लगता है। तो चूँकि समय में टाइम नहीं है एंड सब कुछ अकेले करना पड़ता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जैसा आपने देखा भी होगा खुद भी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी जो आपका पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया है ना, बिहार का जो आप देख रहे हैं, तो लगभग सिलेबस सबका ही एक है, राजस्थान है ना, तो सबका जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का लगभग एक ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। थंबनेल पर केवल ये मेंशन हो कि ये जो क्लास है केवल उसी पर्टिकुलर यूपी पीजीटी की ही है ना, या असिस्टेंट प्रोफेसर की ही है, या एनटीए की नेट जेआरएफ के लिए ही है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको जहाँ से भी सोशियोलॉजी का, या आपका बस मेन क्या होना चाहिए, आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी वो मिल रहा हो, उसमें पीजीटी लिखा हो, नेट का लिखा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ भी लिखा हो, टॉपिक आपका कहीं से भी मिल रहा हो, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, सिलेबस लगभग एक सा ही होता है, अंतर कुछ खास नहीं होता। प्रश्नों के स्तर को लेकर हाँ ये थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, जैसे कि जो पीजीटी है उसमें हाई क्वेश्चंस नहीं होते, हाई लेवल के ना, थोड़े इजी होता है, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन सिलेबस सबका एक ही होता है, सबको बराबर ही पढ़ना होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके अलग अलग लेना चाहिए, मेहनत उतनी ज़्यादा ही लगेगी। ठीक है, और कुछ मिलना नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चंस जो है आपको अलग से देखने को मिलेंगे। हाँ, नेट का लेवल थोड़ा हाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर का थोड़ा हाई है, उसके लिए अभी जब टाइम मिल जाएगा तो उसके लिए अलग से क्लासेस ली जाएंगी। तो जो टॉपिक्स हैं, आप टॉपिक्स प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ से क्लासेस कर सकते हैं टॉपिक्स को देख करके। इसके अलावा जो आप लोगों को कम्युनिटी पर बोला जाता है या अभी क्लास में जो बताया जाता है कि इन टॉपिक्स को देख लिया करिए, उन्हें भी ज़रूर देख लिया करिए। टेलीग्राम पर कुछ वीडियोस के लिंक भी शेयर कर दिए जाते हैं, कम्युनिटी पर, चैनल की कम्युनिटी पर भी कुछ वीडियोज़ के लिंक शेयर किए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उन्हें भी ज़रूर देख लिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध समूह व आभासी समूह के कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही थी कि ये किसका है, तो यहाँ पर बोटोमोर है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो अर्ध समूह या आभासी समूह है, क्वासी ग्रुप, ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बोटोमोर एंड जिन्सबर्ग इनका ही है। ठीक है, बोटोमोर एंड जिन्सबर्ग ने दिया है, बोटोमोर नहीं होंगे तो जिन्सबर्ग करिएगा, जिन्सबर्ग नहीं होंगे तो बोटोमोर करिएगा। ठीक है, इनका ये कॉन्सेप्ट है। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और है, अर्ध समूह आभासीय प्राथमिक समूह ऐसे करके। ठीक है, तो वो कूले का है, CH कूले का है, वहाँ पर प्राइमरी ग्रुप ऐड हो गया। अर्ध समूह या अर्ध समूह प्राथमिक समूह या आभासीय समूह, आभासीय प्राथमिक समूह ऐसे करके, आभासीय प्राथमिक समूह या अर्ध प्राथमिक समूह, तो ये कॉन्सेप्ट कूले का हो जाएगा। प्राइमरी ग्रुप ऐड हो गया, तो ऐसे आप लोग याद
रख सकते हैं। यहाँ पर केवल अर्ध समूह या आभासी समूह का पूछा जा रहा है, तो बोटोमोर है। अब ऐसा जो समूह होता है वो कैसा होता है, इसमें जो ऐसा जो समूह होता है उसमें कुछ समूह की विशेषताएं या लक्षण तो पाए जाते हैं, कुछ का अभाव होता है। सब समूह की विशेषताएं या लक्षण नहीं होते इन ग्रुप में, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स में कुछ पाए जाते हैं, कुछ नहीं होते। जो जैसे कि हम संगठन की बात करें, पूर्ण संगठन का अभाव होता है, पूरा संगठन इसमें नहीं पाया जाता है इस ग्रुप में। जागरूकता का अभाव होता है, लोग इस ग्रुप के लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होते हैं कि वे सभी किसी ग्रुप के मेंबर हैं। जैसे कि लाइक बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए लोग, है ना, इस तरीके से आप लोगों को समझाया गया था जब ग्रुप सोशल ग्रुप को कंप्लीट कराया जा रहा था, या ऐसे भी कई जो अभी क्लासेस ली गई हैं अभी तक की, उनमें भी कई बार बताया गया है। तो यहाँ पर बोटोमोर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। ऑप्शंस दिए गए हैं टी.एन. मदान, इलियट एंड मेरिल, किंग्सले डेविस, लूसी मेयर। क्या होगा यहाँ पर, परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह किसका कहना है। ऑप्शंस है टी.एन. मदान, इलियट एंड मेरिल, किंग्सले डेविस, लूसी मेयर। क्या होगा यहाँ पर सही, क्या होगा सही। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलियट एंड मेरिल, ठीक है। इलियट एंड मेरिल ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शंस दिए गए हैं गिलेन एंड गिलेन, पार्सन्स, फ्रेजर, मेटा, स्पेंसर। प्रारंभिक समाजीकरण की अवधारणा पूछी जा रही है, किसने दी है। राइट होगा यहाँ पर क्या, सब बताया गया है ये। मेटा स्पेंसर, ठीक है, मेटा स्पेंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है। ऑप्शंस है फ्रेजर, स्पेंसर, जॉनसन, पार्सन्स। फ्रेजर, स्पेंसर, जॉनसन, पार्सन्स ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, राइट क्या होगा यहाँ पर, राइट क्या हो जाएगा, पार्सन्स होगा, टॉलकेट पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स होगा यहाँ पर राइट। और पार्सन्स के कंट्रीब्यूशन की तो बात कर ली गई है, और इन्होंने जो अवधारणा दी हुई है, यानी कि जैसे कि आपको बताया गया, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया, और प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलिज्म, ये तीन इनके मेन कंट्रीब्यूशन थे। इसके अलावा इन्होंने संस्थाकरण की भी अवधारणा दी है। देखिए, संस्था के विकास की अवधारणा है ना, वो समनर की है, समनर ने दी है संस्था की अवधारणा, या संस्था के विकास की अवधारणा, ऐसे करके पूछा जाता है। फोकवेस अपनी पुस्तक में दी थी। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है संस्थाकरण की अवधारणा, तो ये पार्सन्स की है। और द्वितीयक संस्था, उसकी भी अवधारणा किसने दी है, पार्सन्स ने दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। समाजीकरण को दो भागों में दमनात्मक व सहभागी समाजीकरण में किसने विभाजित किया है। ऑप्शंस है फ्रेजर, फ्रायड, ब्रूम एंड सेल्जनिक, मीड। फ्रेजर, फ्रायड, ब्रूम एंड सेल्जनिक, मीड ऑप्शंस हैं। दमनात्मक व सहभागी समाजीकरण की बात इनमें से किसने की है, बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर, राइट क्या होगा यहाँ पर, ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा। ब्रूम एंड सेल्जनिक ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है। तो यहाँ पर ऑर्डिनल ग्रीन होगा, ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, समूह का वर्गीकरण एकल बंधन समूह व बहुबंधन समूह में किसने किया, सोरोकिन, ठीक है, ये भी रिपीट है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है,
किसने कहा है कि किसी भी व्यक्ति संग्रह को हम समूह तभी कहेंगे जबकि हम की जिसमें हम की भावना हो और उनमें परस्पर अंतर्क्रिया हो। ऑप्शंस दिए गए हैं जॉनसन, रॉबर्टसन, गिटलर या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी भी व्यक्ति संग्रह, व्यक्तियों का जो संकलन है, व्यक्तियों का जो संग्रह है, उसको हम ग्रुप, उसको हम समूह तभी कह सकते हैं जब उन व्यक्तियों के बीच में वी फीलिंग हो और उनके बीच में इंट्रैक्शन, जो अंतर्क्रिया है, वो होती हो। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? राइट क्या हो जाएगा? गिटलर। ठीक है, गिटलर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने सदस्यता के आधार पर समूह को दो भागों में विभाजित किया है? सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। ऑप्शंस है मिलर, आर के मर्टन, ऑगबर्न, सोरोकिन। मिलर, आर के मर्टन, ऑगबर्न, सोरोकिन ऑप्शंस हैं। सदस्यता के आधार पर समूह को दो भागों में विभाजित इनमें से किसने किया है? सदस्यता समूह, गैर सदस्यता समूह। क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या है? आर के मर्टन। ठीक है, आर के मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन है। और ये याद रखिएगा, समूह का ये जो दो भागों में विभाजन है वो सदस्यता के आधार पर किया है। ऐसे भी पूछ सकते हैं रॉबर्ट किन मर्टन ने किस आधार पर समूह का विभाजन किया है? तो सदस्यता के आधार पर किया है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के दो प्रकार किसने बताए? संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार दिया गया है। विकल्प में है लिंटन, लिपले, इरावती कार्वे, बर्गेस एंड लॉक। लिंटन, लिपले, इरावती कार्वे, बर्गेस एंड लॉक ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के इन दो प्रकार की बात किसने की है? राइट क्या हो जाएगा? बर्गेस एंड लॉक होगा। ठीक है, बर्गेस एंड लॉक होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार, रूढ़ियाँ, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है कहलाता है। ऑप्शन है समन्वयवादी परिवार, तना परिवार, संस्थागत परिवार, नियंत्रित परिवार। वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार, रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित हो, ऐसा परिवार क्या कहलाता है? परिवार के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों के जो व्यवहार हैं, जो रूढ़ियाँ होती हैं, जनमत है, उनके द्वारा उन व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है, उस परिवार को क्या कहा जाएगा? समन्वयवादी परिवार, तना परिवार, संस्थागत परिवार या फिर नियंत्रित परिवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर संस्थागत परिवार होगा। ठीक है, संस्थागत परिवार होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा दी? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूछा जा रहा है ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? ऑप्शन से एडी रॉस, हेनरी मेन, मॉर्गन स्पेंसर। एडी रॉस, हेनरी मेन, मॉर्गन स्पेंसर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? किसने सबसे पहले ज्वाइंट फैमिली की बात की थी? राइट क्या होगा?
हेनरी मैन, ठीक है, हेनरी मैन ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने मातृसत्तात्मक परिवार का जो मातृसत्तात्मक परिवार है उस परिवार का आरंभिक रूप माना है। मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक जो रूप है या प्रारंभिक रूप किसने बताया? ऑप्शंस दिए गया है मॉर्गन, बैकोफेन, या फिर ये दोनों ही, यानी मॉर्गन और बैकोफेन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप रहा है वो मातृसत्तात्मक परिवार रहा है, या किसका कहना है? राइट यहाँ पर क्या होगा? मॉर्गन और बैकोफेन, ये दोनों ही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है? जो सोसाइटी है उसमें इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप बताया गया है वो फैमिली को बताया है। अब ये किसने बताया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। मैकेवर एंड पेज, कूले, सीमेल, सोरोकिन। मैकेवर एंड पेज, कूले, सीमेल, सोरोकिन ऑप्शंस दिए गए हैं। सोसाइटी में फैमिली को इम्पॉर्टेंट ग्रुप इनमें से किसने माना? क्या होगा सही यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर एंड पेज होगा, ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने एक विवाहित परिवार को सबसे विकसित प्रकार परिवार का बताया और परिवार के उद्विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है? ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टाइलर, जीपी मर्डॉक, मॉर्गन, मैकेवर। इनमें से किसने परिवार को विकसित जो परिवार का प्रकार है वो एक विवाहित परिवार बताया, और परिवार का जो उद्विकासीय जो स्तर की बात इन्होंने की है उसमें सबसे अंतिम स्तर पर रखा है एक विवाहित परिवार को। जब फैमिली टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा था तो इसमें ये सभी प्रश्न कराया गया था, काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था। क्या होगा? मॉर्गन होगा, ठीक है, मॉर्गन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इलम क्या है? ऑप्शंस हैं पितृवंशीय संयुक्त परिवार, मातृवंशीय संयुक्त परिवार, जनजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। पितृवंशीय संयुक्त परिवार, मातृवंशीय संयुक्त परिवार, जनजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। इलम क्या है? किसे कहा जाएगा इलम? सही क्या होगा? पितृवंशीय संयुक्त परिवार। पितृवंशीय संयुक्त परिवार को इलम कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका? प्रस्थिति एक पद है और जो भूमिका होती है वो उसको पूरा करने का एक तरीका है। ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग, समनर। किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग, समनर ऑप्शंस हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा सही? राइट क्या होगा यहाँ पर? देखिए, स्टेटस एंड रोल इस टॉपिक को अभी जल्द ही कंप्लीट कराया गया था। इससे पहले भी क्लासेस ली गई हैं, तब उसमें स्टेटस, रोल एंड कल्चर के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेटस से रिलेटेड, रोल से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, इन्हें कंप्लीट कराया गया था पहले, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। रिस्पांस भी ज़्यादा अच्छा मिला है, बहुत लोगों ने देखा है उन वीडियोज़ को, एंड क्वेश्चन भी काफ़ी हाई लेवल के थे। आप उसे नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। क्योंकि अब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट देकर ही पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर उस तरीके के प्रश्नों को रखा गया था। और जो क्वेश्चंस रह गए थे
उन्हें इधर अभी हाल ही में उनकी क्लास ली गई थी। तो स्टेटस एंड रोल इस टॉपिक की अलग क्लास ली गई है, एंड कल्चर से रिलेटेड है ना, कल्चर के अलग से क्लास ली गई है। इन दोनों के ही अलग अलग फोल्डर बने हैं, उन दोनों के ही अलग अलग फोल्डर में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। अगर बात की जाए स्टेटस एंड रोल की, तो संयुक्त रूप से इस अवधारणा की, है ना, स्टेटस एंड रोल की संयुक्त रूप से इस अवधारणा की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात रॉल्फ लिंटन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में की थी। और स्टेटस के भी इन्होंने 2 प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। यहाँ पर फिलहाल जो सही आंसर है वो जिन्सबर्ग है, ऑप्शन सी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।